मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा मुख्यालय से संबोधन कर रहे थे। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद, और जब से इन राज्यों के चुनाव के नतीजे रुझान आने शुरू हुए थे, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको डिकोड कर रहा था। कोई ये कह रहा था कि ये पोलराइजेशन का नतीजा है, तो कोई ये कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण की। उन्होंने जो डिकोड किया, उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में सरकारें हारी हैं, वहां सरकारें विभाजन की राजनीति करती थी, जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करती थी। और अब इन चुनावी नतीजे से आगे की दिशा कैसे रहने वाली है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, एक तरीके से रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें विवाद नहीं विकास चाहिए, विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। और आज से विकास और विश्वास की नई यात्रा शुरू हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत की राह में बंगाल की जीत मील का पत्थर साबित होगी। अब इस जीत को कैसे डिकोड किया जाए, आज हमारे नाम इसी बात की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस कोशिश में हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं, जो काफ़ी महीने पश्चिम बंगाल और असम में गुजारे थे, संजीव कौशिक साहब हैं, जो कि पूरे टीएमसी और बंगाल की पॉलिटिक्स पर काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा हैं, जो आंकड़ों के जरिए उसका विश्लेषण करते रहे चुनाव नतीजों का, और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा पहला सवाल कि जीत क्यों हुई, कैसे हुई, कौन सा फैक्टर काम हुआ, उस पर तो दिन भर से काफी चर्चा हो रही थी। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं, प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से आपको क्या संकेत मिला कि इस जीत को भाजपा कैसे आगे ले जाएगी? देखिए, उनके भाषण में था कि हमको बदलाव की ओर बढ़ना है, बदले की ओर नहीं बढ़ना है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमने कहा था कि ये गंगा से गंगा सागर भी है। तो अब इस जीत का अर्थ हुआ कि जो उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सलियों का बन गई है और ये जितनी पार्टियां थी वो विभाजनकारी पार्टियां थी, तो जाहिर है कि उसके परे और विकास की गति कैसे रुक गई थी, जो सरकार के, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम है, यहाँ कैसे बाधा डाला गया, कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। अगर इन सब बातों का विश्लेषण करें तो उसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है वो कब से बंगाल में अगर आई है तो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलने के आह्वान के साथ आई है। वो उनका इतना ही था कि उस संस्कृति, बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति थी, उसके विरुद्ध जो है जनता ने विद्रोह किया है। वो ये पंक्ति उनकी नहीं है, लेकिन वो है। और ये संस्कृति के कारण ही जो जगह जगह जो आर्थिक ह्रास हुआ है, जो सामाजिक न्याय के में कमी आई है,
जो जो खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण और बाकी ध्रुवीकरण करी, ये सब चीजें उन्होंने अपनी कही और ये सच भी है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो इस चुनाव का एक जो विश्लेषण हो रहा है उसमें सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अब यह है कि भाजपा, क्योंकि आज एक दो जगह हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का शासन, उन्होंने संकेत दिया है कि हमको अगर शासन है तो शासन की संस्कृति हमको उस रूप में अपनाना है जो केंद्र सरकार की ओर से है। लेकिन मैं असल में भारतीय जनता पार्टी को जो ये बहुमत है ना, उसी में उसके लिए शासनादेश है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बहुत विश्लेषण हुआ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि करीब मोटा मोटी मेरे हिसाब से 6 करोड़ 10 लाख के लोगों ने वोट डाला था उसमें। तो उसमें से अगर मैं 30% मुस्लिम मत को हटा देता हूं, 70% बचता है, उसका अगर 70% करिए तो तृणमूल कांग्रेस को अलग से वोट नहीं मिला है। 1 करोड़ 80 लाख के आसपास, 1 करोड़ 70 लाख के आसपास, मान लीजिए 1 करोड़ 65 लाख जो मुस्लिम मत है, उसके अलावा जो उनके काडर का उनसे जुड़े हुए लोग हैं वहीं तक उनके मत सीमित रहे हैं। तो इसका मतलब विचार करने का है और बीजेपी के लिए विचार करने का है कि हिंदुओं का इतना बड़ा बहुमत आखिर इतना विद्रोह करके किसी पार्टी को जिताने के लिए एक सत्ता के विरुद्ध कैसे आया है। क्योंकि ये टोटल हिंदुओं का वोट है और हिंदुओं के वोट में मेरा मानना है कि 72-71% वोट केवल बीजेपी को आया। थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, अभी शायद मैं उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मतलब भारतीय जनता पार्टी का 45 लाख वोट बढ़ा है पिछली बार से, 42 लाख इसका घट गया है तृणमूल कांग्रेस का। तो ये बहुत बड़े मतलब परिणाम है अभी तक इस रूप का परिणाम, यद्यपि असम का भी परिणाम थोड़ा इस रूप में था। दरअसल ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी की चुनावी रेस जो है वो 30 मीटर से आगे शुरू ही होती है, क्योंकि 30% तो जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है, मुस्लिमों की है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा थी वहां भी तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है। ये भी अपने आप में काफी गौर करने वाली बात है। संजीव कौशिक जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले बात लक्ष्मण जी की, जहां जहां जिन जिन राजनीतिक दलों को जीत मिली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित तौर पे हम लोग बैठे ही हैं विश्लेषण करने के लिए, तो विश्लेषण करेंगे ही। मेरा मानना यह है कि भारत के इतिहास में ये नई एक रवायत चल पड़ी है कि डबल इंजन की सरकार होगी तभी राज्यों का विकास होगा। मेरा मानना यह है, व्यक्तिगत तौर पर यदि पूछिए तो संवैधानिक ढांचे का ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। और ये बात जब भी आप कभी कहते हैं कि केंद्र में जो राज्य सरकार है, यदि राज्य में उसकी सरकार होगी तभी विकास होगा, तो एक तो पहली बात ये धमकी के तौर पर हमसे लेते हैं। और दूसरी बात, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में तमाम बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन उनको छोड़ करके बंगाल में ज्यादा फोकस करके हम लोग बंगाल पे ही बात करते हैं। तो बंगाल के बारे में ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल में तकरीबन 2500 सीएपीएफ कंपनियां, एसएसबी, सीआरपीएफ, 40,000 से ज्यादा स्थानीय पुलिस बल, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, वो तमाम तरह के जो ताकत थे वो एक तरह से झोंक दिए गए उसमें। दिल्ली में जिस तरह से सिख केंद्र के नाक के नीचे एक ऐसी सरकार थी जो चारों तरफ से आते थे और दिल्ली में नतमस्तक हो जाते थे, एक ऐसी जुगत लगाई गई और उसके छवि को खराब पहले डैमेज की गई। बाद में क्या निकला, कोर्ट ने क्या आदेश दिया, वो तमाम सारी बातें बाद में हुई। लेकिन जिस तरह से एक ताकत लगाई गई, निश्चित तौर पर अब ये विपक्षी पार्टियों को एक बात समझ लेनी होगी कि यदि आप विपक्ष में हैं और एकजुट नहीं होंगे तो ऐसे ही एक एक करके निपटाए जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जिस दिन ही इलेक्शन कमीशन ने देश की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी आज के वक्त में है टीएमसी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि गए इलेक्शन कमीशन से मिलने और गेट लॉस्ट कहा गया, शाम के समय में तुरंत यदि विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से एक मीटिंग आह्वान किया गया और उसमें केवल राज्यसभा के चंद कुछ लोग गए थे, उसमें कुछ चर्चाएं हुई और बात कहानी खत्म हो गई। छोड़ दीजिए, क्यों चुनाव लड़ना जब एक सरकार ऐसी है जो लगातार ये बात कह रही है कि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली की ही सरकार राज्यों में होगी तो राज्य का विकास करेंगे, और उस पर आप नतमस्तक हो गए। आप ये नतीजे आने के बाद में अब राजनीतिक दल के लोग जो कुछ भी कहे कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ गलत कर गया, नाइंसाफी हो गई, केंद्रीय एजेंसियां नाइंसाफी, आपको पहले से पता था ना। तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यदि सचमुच में ईमानदारी पूर्वक का विरोध करना चाहते हैं तो इलेक्शन में जाते क्यों, मत जाइए ना। और यदि जाते हैं तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, करने दीजिए। फिर एक देश, एक चुनाव, एक राजा, ये सब कुछ जो भी करना है वो करने दीजिए, होने दीजिए। आप बेवजह सर फोड़ने की जरूरत क्या है? नहीं तो ये फिर मैं एक बात और संजीव कौशिक जी, ये सारे फॉर्मूले, सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप कह रहे हैं कि यूज किए गए, ये तो तमिलनाडु में भी कर सकते थे। नहीं कर सकते थे।
उसका कारण हम बताते हैं आपको। तमिलनाडु की डेमोग्राफी जिस तरह की, तमिलनाडु के लोग जिस तरह के हैं, तमिलनाडु एक महिला आरक्षण के बहाने जिस तरह से दक्षिण के लोगों को साधने की कोशिश की गई और जिस तरह से परिसीमन के आधार पर हिंदी पट्टी क्षेत्र में जिस तरह से सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई, क्या दक्षिण भारतीय ये बात नहीं समझते हैं? समझते हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं कि किस तरह से यदि वो पढ़े लिखे हैं, अपने जनसंख्या पर उन लोगों ने नियंत्रण रखा, अपने रहन सहन जीवन शैली पर नियंत्रण रखा, उनको आप पनिशमेंट करेंगे। ये बात कहने और समझाने में कामयाब। ऐसा करते हैं कौशिक जी, जो आपने कहा ना, शुभंकर काफी देर से इसको सुन रहे हैं आपकी बातों को, क्योंकि पंजाब पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पे काफी नजर भी रखे हुए थे। शुभंकर, आप कितने सहमत हैं कौशिक जी की बातों से? ये नहीं मान रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट है, ये दरअसल मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। आप म्यूट पे हैं शुभंकर। शुभंकर आप म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार लक्ष्मण जी, माफ कीजिएगा। कौशिक जी की बातों को बोलिए। काटने के पहले मैं थोड़ा सा उनका ध्यान इस चीज पर लाना चाहूंगा कि जो उन्होंने दक्षिण के राज्यों की बहुत तारीफ की, यकीनन दक्षिण के राज्य तारीफ के लायक है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि दक्षिण के राज्य इस स्थिति तक पहुंचे कैसे। शायद वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को कभी याद नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से बंगाल और बिहार और झारखंड का पूरा खनिज उठ के समान भाड़े पे वहां जाने लगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप अपने चश्मे से देखें तो उसके बाहर आपको कुछ नहीं दिखाई देता। कौशिक जी के साथ यही हो रहा है। केंद्रीय बल जब वहां पहुंचे बंगाल में, तो केंद्रीय बलों ने क्या किया? क्या किसी पार्टी के पक्ष में उन्होंने जाके वोट दिया? उन्होंने सिर्फ हिंसा रोकी। ये गए जमाने में पहला ऐसा चुनाव है पंजाब बंगाल का जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई है। कौशिक जी को शायद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको एक आदत पड़ी हुई है, बतौर तृणमूल कांग्रेस के शायद समर्थक हैं, कि वहां तृणमूल कांग्रेस बाय हुक और क्रुक अपनी सत्ता बचा के रखे। तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ वही काम किया जो पहले सीपीएम करती थी, वही अड्डाबाजी और वही पाड़ा के गैंग को उन्होंने लाल से हरे में कन्वर्ट किया। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं अभी यहाँ लक्ष्मण जी, ये सारे के सारे अब जो लाल से हरे में कन्वर्ट हुए थे, कुछ सालों में ये सारे पाड़ा गैंग और सारे अड्डाबाज जितने हैं वो भगवा में कन्वर्ट होने वाले हैं। आप ये लिख के रख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस चुनावी विजय के साथ भाजपा वहां पर जातिवाद की एंट्री कराने वाली है, और वहां पे जो कट मनी और ये था, ये भाजपा का और तृणमूल का और सीपीएम का काम नहीं है, ये वहां के रंगदारों का संस्कार है। और अगर भाजपा ने बहुत कठोरता के साथ इसको नहीं रोका, तो ये सारे के सारे जो अड्डाबाज हैं वो सबके सब अब भाजपाई हो जाएंगे, सिर्फ वो अपनी पार्टी बदले। रहा सवाल, ये सिर्फ और सिर्फ तृणमूल का एंटी इनकम्बेंसी है। तृणमूल की हरकतों से लोग पूरी तरीके से दुखी थे। जिस तरीके से खुलेआम मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा था, उसका ये काउंटर हिंदू अपीजमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम अपीजमेंट अगर कोई पार्टी कर रही है उसको आप डेमोक्रेसी बोले, और कोई पार्टी उसके बदले में या जनता उसके बदले में खुद आकर हिंदू पोलराइजेशन करने लग जाए, तो उसको आप बोले कि जी ये तो मतलब मिलिटराइजेशन ऑफ इलेक्शन है, या फिर आप चुनावी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है, कार्तिकेय और हाँ बिल्कुल कौशिक जी, 5 सेकंड नहीं 15 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी स्टेट के इलेक्शन में इतने मात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों की तबादला। दूसरी बात, हमें कोई एतराज नहीं है यदि इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर यदि भेजा गया, तो इलेक्शन कमिश्नर के ऑब्जर्वर का काम ये होता है कि अपनी आंख खुली रखे, कान खुली रखे, जबान बंद रखे। धमकाता है इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर जाकर के घर घर में धमकाता है, धमकी देता है। ये इलेक्शन कमीशन का काम आपने कौशिक जी आपने बहुत सही पकड़ा। आपने बहुत सही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पे सुरक्षा बल तैनात किए गए, ऑब्जर्वर तैनात किए गए, लेकिन ये भी तो मानिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये भी पहली बार हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल जाना जाता था इन सब चीज़ों के लिए। पूरे देश में हिंसा नहीं होती, लेकिन वहाँ पे होती। तो शुभंकर में आऊँगा, लेकिन 2 मेहमान और जुड़े, उनको मैं शो में जोड़ लूँ, कार्तिकेय बत्रा और सज्जन कुमार सिंह। सज्जन, आप काफ़ी महीने वहाँ रहे थे, असम में भी रहे, पश्चिम बंगाल में भी रहे, आप अपेक्षित थे इस नतीजे के? देखिए, असम में तो कोई संदेह ही नहीं था। उसका कारण यह था कि एक तो असम में जो सरकार की लाभकारी योजनाएं
और दूसरा उनका संगठन मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक तो कोई नया नैरेटिव नहीं दे पाई और दूसरा नेतृत्व और संगठन के हिसाब से काफी कमजोर थी। तो असम तो 80 के ऊपर हर कोई बोल रहा था, वो हमें दिखा भी। आप खुश हो या नाराज हो, आप बीजेपी के पक्ष में है, चूंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं थी। बंगाल में जैसा हमने देखा, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमने देखा कि सेंटीमेंट जो था वो हिंदुओं में पिछले 2021 के तुलना से ज्यादा था। पिछली बार भी हम काफी आश्वस्त थे कि लगता है ये सेंटीमेंट कन्वर्ट हो जाए तो बीजेपी जीत जाएगी। पिछली बार वैसा हुआ नहीं, लेकिन इस बार लोग ये कह रहे थे कि अगर छापा वोट नहीं हुआ, अगर डर नहीं रहा, फियर फैक्टर की बात हो रही थी, तो कंसोलिडेशन दिखा था। तो जो अभी बात हो रही थी, बात सही है। मुस्लिम्स में भी कंसोलिडेशन दिख रहा था और वो दिख भी रहा है कि जो भी टीएमसी की सीटें हैं वो मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना को छोड़ दे तो पूरा का पूरा उत्तर में भी, उत्तर बंगाल जो 4 जिले हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, 27 में 0 है। पूरा जंगलमहल, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम वगैरह आप देख लें तो उसमें इनको मिला के 3-4 सीटें आ रही हैं। तो ये दिखा, वर्धमान में बीजेपी स्वीप की है, कोलकाता प्रेसिडेंसी रीजन में। तो ये केवल पहली बात कि मैं सोच रहा था कि ये क्लोज विक्ट्री होगी बीजेपी की, मतलब क्लोजली निकलेंगे। कारण यह था कि उसमें 2 चीज हम फैक्टर कर रहे थे कि लोगों में ये सेंटिमेंट कि हम इस बार बदलना चाहते हैं, उसके साथ वो ये भी जोड़ रहे थे कि लेकिन थोड़ा धमकी मिलता है, लोग आगे धमकाते हैं, पता नहीं। तो हमने ये फैक्टर इन किया जो हम लोग रेशनलाइज करते हैं कि जब चुनाव होगा तो संगठन चूंकि बीजेपी का कमजोर है, कितना भी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हो जाए, कितना भी आप स्टेट पुलिस, जो बाकी जगह पुलिस बायस्ड होती है, बंगाल में पुलिस कैडर होती है, लेफ्ट के जमाने से ये कल्चर चला आ रहा है, जो कि अपोजिशन को कोई स्पेस ही नहीं मिलता है वहां पे। तो वो कह रहे थे कितना भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर ये डर रह गया कि गलती से कहीं टीएमसी आ गई तो क्या होगा। तो हमारा ये मानना था कि शायद बहुत सारे वोटर जो हैं वो वोट मन तो है लेकिन दे नहीं। लेकिन जिस तरह का जनादेश आया है लक्ष्मण जी, ये बिल्कुल वो जनादेश है कि बीजेपी भी इतने बड़े जनादेश की उम्मीद नहीं करती। लोग निकल के वोट किए हैं। लेकिन एक चीज उसके बाद एक चीज और, हाँ जी हाँ, एक चीज और सज्जन जी, मैं कार्तिकेय जी आपके पास हो, लेकिन एक सवाल और कि ये जो मैं देख रहा था आंकड़ों को कि बहुत सारी सीटें थी जहां पे मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा थी, वहां भी टीएमसी को नुकसान हुआ। तो वो क्या ऐसा भी है कि मुस्लिम ने टीएमसी को वोट नहीं दिया, बट देखिए देखिए ये दिखता है कि हम लोग इसे बहुत सिंपली हिंदू ध्रुवीकरण कह रहे हैं। अब हिंदू ध्रुवीकरण के केवल धार्मिक आधार पे हुआ है? जहां पे आप देखिए कि पूरा वर्धमान, हुगली वगैरह, ये बिल्कुल आलू की खेती वाला जगह है। यहाँ पे इस बार हार्वेस्टिंग अच्छी हुई, प्राइस इतना कम था कि बहुत सारे किसानों ने खेत में छोड़ दिया। उसी तरीके से बेरोजगारी का इशू है। मतलब आप फ्रीबीज से 1 चुनाव 2 चुनाव, ममता बनर्जी का ये 4था चुनाव था, तो वो उसमें कुछ नयापन नहीं था। अब यहाँ पे बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपके सवाल से जोड़ के कि एंटी इनकम्बेंसी का एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन था जो मुस्लिम्स में भी था, लेकिन मुस्लिम्स का एक बड़ा हिस्सा इसलिए कंसोलिडेटेड नहीं था कि वो ममता बनर्जी की लाभकारी योजनाएं या गवर्नेंस से बहुत खुश था। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन उससे बीजेपी दिख रही थी। लेकिन जहां भी उसे ये डर नहीं था कि बीजेपी को फायदा होगा, जैसे देखिए स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद हुमायूं कपूर दोनों सीट से लीड कर रहे हैं, और भांगर में जहां 70% मुसलमान है, साउथ 24 परगना में, वहां पे आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी जीत गए। तो ये दिखाता है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण टीएमसी की तरफ था, लेकिन वो बीजेपी को फायदा ना हो जाए इस डर से था। नहीं तो इनकी आर्थिक नीति से या जहां भी इन्हें लगा कि बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है, वो संकेत है कि ममता बनर्जी के पॉलिसीज में कुछ नोवेल्टी नहीं थी, कुछ नयापन नहीं था। इसलिए महिलाओं ने तो बड़ी संख्या में छोड़ा ही छोड़ा, मुसलमानों ने भी कहीं कहीं ये संकेत दिया कि अगर उनके पास बीजेपी की बजाय कोई और विकल्प रहता तो शायद वो भी छोड़ के कहीं और चले जाते। वो थे केवल इसलिए क्योंकि वो बीजेपी देख रहे थे, कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। कार्तिकेय, इसको कैसे रीड किया जाए, क्योंकि 3 बार से शासन में थी लेकिन कोई नया कुछ प्रपोजल लेकर के नहीं आ रही थी।
बार बार कोशिश ध्रुवीकरण की तरफ भी था, उधर मुस्लिम ध्रुवीकरण, इधर हिंदू पोलराइजेशन। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा लुभा नहीं पाया ममता बनर्जी का इस बार। लोग अब विकास चाहते थे। जिस तरीके से युवा वोटर वहाँ पे निकल कर सामने आए, ये भी कहा जा रहा था कि अब बंगाल में पहली वाली हवा रहे नहीं, लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं, बाहर की दुनिया देखे हुए हैं तो वो चाहते हैं यहाँ पे उस तरह के विकास हो जो हो नहीं रहा था। तो ये एक बड़ी वजह थी कि यहाँ पे वोट पोलराइज भी हुआ और ममता बनर्जी के खिलाफ भी गया। जी लक्ष्मण जी, काफी सारी बातें बोली जा चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा सा जितना भी मैं ऐड कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ। दो जी तरह की चीजों पे हम बात करते हैं। एक जो एक सामान्य चुनाव में चीजें होती हैं उस पर बात करते हैं, और कुछ असामान्य चीजें इस चुनाव में हुई उसे बाद में बात करूंगा। सामान्य चीजें क्या हुई? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तृणमूल के तंत्र से नाखुशी थी, पॉलिसीज स्टैग्नेशन थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी। मैं आपके शो पे एक बार आया था, मैंने कहा था बंगाल एक इकोनॉमिक रीसेट मांग रहा है, और इसमें लेफ्ट का भी योगदान है, इसमें शायद कांग्रेस का भी योगदान रहा होगा, तृणमूल कांग्रेस का भी इसमें योगदान है। आज जो इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन है। अब ममता बनर्जी का पिछली बार क्या था? तीन मेन कारण थे वो जीते थे। एक उनका अपना चेहरा था, दूसरा माइनॉरिटी सपोर्ट था, और तीसरा हिंदू महिलाओं ने उनको समर्थन दिया था। खासकर आप अगर देखें एसटी और जनरल समाज में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। मतलब वहां के पुरुष एक तरफ गए थे, महिलाएं एक तरफ गई थी। तो अब हुआ क्या कि बीजेपी ने इस बार एक स्ट्रैटेजी ये बदली जो मुझे समझ में आया। उन्होंने ममता बनर्जी को डायरेक्टली इस बार कम अटैक किया, क्योंकि पिछली बार जब अटैक बहुत डायरेक्ट था तो फिर ममता बनर्जी के फेवर में चली गई वो चीज। तो इस बार जो चुनाव था वो नीचे नीचे से लड़ा गया, मतलब बॉटम अप, टॉप डाउन कम लड़ा गया। तो एक बात। दूसरी बात जो अभी सज्जन कह रहे थे कि देखिए मुसलमान भी वोट जो कर रहे थे वो बीजेपी के डर से शायद कर रहे थे, उनको बीजेपी से बेहतर अल्टरनेटिव तृणमूल मिल रहा था, लेकिन जिस सीट पर उनके सामने और विकल्प थे वो वहां गए। सज्जन ने जिक्र किया आईएसएफ और हुमायूं कबीर का, 2 सीटें कांग्रेस भी निकाल गई लगे हाथ, इसी वजह से, इन्हीं ऐसी ही सीटों पर। अच्छा, तीसरा जो महिलाएं थी, तो देखिए मेरे हिसाब से इस चुनाव का स्विंग वोटर होने वाला था ग्रामीण हिंदू महिलाएं, क्योंकि देखिए शहरी महिलाएं वैसे भी बीजेपी के साथ देख रही थी, खासकर आरजी कर वगैरह के बाद। तो ग्रामीण हिंदू महिलाओं को ममता बनर्जी का ये कैलकुलेशन रहा होगा तृणमूल का कि हम जो ये लाभकारी योजनाएं चला रहे हैं उससे ये वोट हमारा बंधा रहेगा। अब इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग है। लर्निंग ये है कि ये महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में जहां चुनाव से जस्ट पहले पहली बार पैसा दिया गया या जस्ट पहले शुरू किया गया, वहां नोवेल्टी फैक्टर के नाम पे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, उन सरकारों को रिवॉर्ड मिला, बिहार में भी मिला। लेकिन ममता बनर्जी के यहां जो महिलाएं थी उनको 5 साल से ये लाभ मिलता आ रहा था, और ममता बनर्जी की सरकार ने उस अमाउंट को बस बढ़ा दिया, उसकी नॉवेल्टी उतनी नहीं रही। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो स्कीम्स थी वो अपनी सैचुरेशन पे पहुंच गई। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया उसको जोड़ दिया गया तुष्टीकरण से। तो महिलाओं के पास एक नया एंगल आ गया कि अब इस बार इस एंगल पे वोट करते, क्योंकि ममता बनर्जी हमें जो दे रही है वो तो अब हमारा हक है, वो तो अब हमें मिलेगा, इसके ऊपर अब क्या कुछ नया नहीं है। हाँ, तृणमूल ने यह जरूर कोशिश की, उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया। बेरोजगारी भत्ता देने का लेकिन यह मतलब था कि अभी यही मिल सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे शायद हम कुछ ज्यादा अभी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश हुई उधर, लेकिन वो सफल नहीं रही। और वहीं बीजेपी ने, जैसा आपको मैंने कहा, एक बहुत ही बॉटम अप कैंपेन चलाया, जहां वो विधानसभा की हार के बाद, लोकसभा की 2024 की हार के बाद उन्होंने रीग्रुप किया, उन्होंने नए नए नैरेटिव्स चलाए। कुछ नैरेटिव्स बहुत ध्रुवीकरण वाले भी थे, कुछ नैरेटिव सुरक्षा को लेकर थे। ये तो थी सामान्य बातें कि आप चुनाव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो असामान्य बातें जो चाहे बीजेपी जीतती या तृणमूल जीतती, हमें उठानी चाहिए, फिर मैं उठाऊंगा। जिस तरीके से एसआईआर किया गया, जिस तरीके से नाम काटे गए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा, जिस तरीके से अंत में 27 लाख लोग अभी भी फंस गए, इसने पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा कोहरा डाल दिया। तो मैं ये बस कहूंगा कि इस चुनाव में सामान्य चीजें भी हुई जिसकी वजह से आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीजेपी क्यों जीती, लेकिन कुछ असामान्य चीजें भी हुई जो हमें लगता है जिस नहीं होनी चाहिए थी, जिससे चुनाव का माहौल शायद और अच्छा हो सकता था। शायद ये जीत को आप और स्ट्रेट फॉरवर्ड मान सकते हैं।
इस जीत को और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मान सकते थे, लेकिन यह है कि बंगाल के बारे में भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में कौशिक साहब आपसे पूछूंगा, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा कि एक बार जब तक आप सत्ता में नहीं है तब तक लोकल कैडर आपके साथ नहीं है, एक बार आप सत्ता में आ जाते हैं तो लोकल कैडर भी आपके साथ जुड़ जाता है। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने लोकल कैडर को बचा के रख पाना अगले 5 साल तक कम से कम कितना आसान होगा? सीधे सपाट लहजे में कहें तो बहुत मुश्किल है। जब आप चुनाव हार चुके हैं, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, तमाम संस्थानों पर उनका कब्जा है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो बचता क्या है? निश्चित तौर पे ये एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप अपने आप को संभालने, बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हमने देखा है, हमने राष्ट्रीय, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी तो टीएमसी भी है, लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने देखा है। बहुत मुश्किल होती है जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो सबको संभाल के रखना, अपने आप को सर्वाइव करना। बस एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके बारे में लगातार ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि दुगुनी ताकत से वो वापस आई, 50 से 100 के आसपास में पहुंच गई। तो अब एक बात जो मैं बार बार ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अब देश में वैसी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उस पार्टियों को ये बात समझ लेनी होगी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं तो अपने अस्तित्व के साथ किस तरह से, मतलब कि मिट्टी पलीद या खत्म, या फिर ये कह लें कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी पर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि आप यदि उसके साथ गए तो उसने आपके लोगों को तोड़ दिया। अधिकांशतः पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही तोड़ के बाहर निकली है। उसके बावजूद ये बात कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का मौका मिला नहीं, ये भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का मौका मिला नहीं, जब थी तो अपने आप में काफी बड़ी पार्टी थी, उसके बाद पार्टियां जो उभरती गई तो कांग्रेस वालों को तोड़ के लेती चली गई, ये एक दिखा। लेकिन एक चीज आपने बहुत सही कहा कि चुनौतीपूर्ण होगा, चूंकि चुनौतीपूर्ण होगा चूंकि आप सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं अवधेश जी कि ठीक है, बाकी राजनीतिक दल हार जाते हैं, नेता बैठ जाता है, फिर चुनाव के समय में अवतरित होता है, लेकिन जीते या हारे, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पूरी की पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम लग गया ममता बनर्जी को हराने के, लेकिन वो अकेले एक दम पे लड़ती रही। जुझारूपन बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा। पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होगा, बहुत मेहनती है, बहुत अंतिम दम तक लड़ते रहना है, उस माइंडसेट की दिखती है। ऐसे में भाजपा की रणनीति कम से कम पश्चिम बंगाल में क्या हो सकती है? क्योंकि अभी तो ठीक है आप वहां पे जीत गए हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म अगर वहां पे रहना है तो देखिए, पहले तो आपका ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि पूरा के पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी वहां कोई विपक्ष की कोई छोटी सी नेता हो, एक पीड़ित उत्पीड़ित हो और उसके विरुद्ध सारी ताकत लगी हो। अरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इनके इतने काडर हैं, पूरी सत्ता उनके साथ है, वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की वो मालिक है, पूरा प्रशासन उनका है, वो युद्ध कर रही है। दूसरी पार्टियों के, केवल बीजेपी के ही थोड़े, जो तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता की संस्कृति बनाई, उस सत्ता की युद्ध कर रही है, उस युद्ध में उनके सामने कौन है? उस युद्ध में उनके सामने गृह मंत्री हैं, कई हफ्ते से वहां पे हैं। उस युद्ध में पूरा आरएसएस का कैडर है, उस युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस युद्ध में प्रधानमंत्री हैं, तो ये तो जाहिर तौर पे कहना तो पड़ेगा ना सर। ऐसा है कि जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसके सारे नेता वहां जाते ही है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसके कार्यकर्ता नेता वहां जाते ही जाते हैं, लेकिन उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का काम क्या है? तमिलनाडु में कितनी बार गए? तमिलनाडु में कितनी बार गए? केरल में कितनी बार गए? महाराष्ट्र में चुनाव हुआ कितनी बार गए? हरियाणा में कितनी बार गए? बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु में भी नेता गए हैं खूब। तमिलनाडु में तो योगी आदित्यनाथ तक की सभाएं हुई हैं, तमिलनाडु में रोड शो हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल चूंकि मुख्य फोकस था, पश्चिम बंगाल एक मुख्य फोकस था। वही तो मैं कह रहा हूं, क्या हम तो मैं कह रहा हूं। नहीं, सुनिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। आप जो सवाल करें मैं समझ गया। क्या कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीतने के लिए उसके पास जितने भी व्यक्ति के रूप में बाकी है उसका उपयोग नहीं करेगी? क्या ममता बनर्जी जी नहीं किया? ममता बनर्जी का शासन, देखिए, ममता बनर्जी का शासन उनसे असहमत होने वाले, उनसे विरोध करने वालों के लिए एक रेन ऑफ टेरर था। ये
आतंक का राज हो गया था। जिस आतंक के राज्य के विरुद्ध बन के वो सत्ता में आई, खुद लाठी खाई, उनके कार्यकर्ताओं को गोली लगी, उससे भी ज्यादा क्रूर और दमनकारी सत्ता बना देना। और साथ ही साथ जो उनकी छवि बनी, और ठीक भी छवि है, कि अगर मान लीजिए मुहर्रम है और उसके लिए दुर्गा विसर्जन का डेट आप बढ़ा देते हैं, उसके नियम बदल देते हैं, रास्ते बदल देते हैं, तो उसका तो एक मैसेज जाता है ना हिंदुओं के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ये जो विजय है ना, देखिए पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की दृष्टि से कि एक सर्वसमावेशी लोकतंत्र हो, सत्ता ऐसी हो जिसके जो किसी से भेदभाव न करे, विरोधियों को भी अपनी बात कहने, अपना मत देने का अधिकार हो, और इसके कारण जो पश्चिम बंगाल का आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक जो ह्रास हुआ है, वो सब फिर से पटरी पर आए, ये एक भाव था। और साथ ही साथ ममता बनर्जी की पूरी संस्कृति के विरुद्ध एक विद्रोह भी था हिंदुओं के अंदर। तो आप इसको व्यापक पैमाने पर देखिए, और सुरक्षा बलों के जाने से केवल उसको समस्या होगी जो फर्जी मतदान करने वाला होगा, जो बूथ लूटने वाला होगा। सुरक्षा बलों के जाने से तो जो जिन्यून मतदाता है, जिन्यून काम करने वाले पॉलिटिकल वर्कर है, उनके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है सुरक्षा को लेके। और इस बार सुरक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अगर हम वोट डालेंगे तो वोट डालने के बाद उसके बाद भी हिंसा नहीं होगी, पहले हिंसा नहीं होगी, और इसने बड़ी भूमिका वहां निभाई है। 2021 में भी विद्रोह था, लेकिन इसी भय से नहीं हुआ है। बिल्कुल, दरअसल ये कहा भी जाता था 2021 के बाद लोगों की शिकायत ये थी, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर घर से निकलकर वोट डाला भारतीय जनता पार्टी को, और उन लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ चुनाव नतीजे आने के बाद। यही वजह है कि शायद अमित शाह बार बार गारंटी भी दे रहे थे कि चुनाव खत्म होगा तब भी 60 दिन तक यहाँ पे सारे सीआरपीएफ के फोर्स यहाँ पे रहेंगे और सुरक्षा बल रहेंगे। और हर बैठक में इस बात को जोर देकर कहना, लोगों के अंदर भरोसा निकला, और भरोसा निकला तो लोग आकर के वोट किए। और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड वोटिंग का एक बड़ी वजह है। लास्ट एसआईआर में जो 90,83,000 नाम हटे ना, उसका मतलब ये हुआ कि जो मृत है, स्थानांतरित है, संदिग्ध थे, तो ये फर्जी मतदाताओं का जो खेल था ना वहां, आखिर फर्जी मतदाता मतदान कराने की हैसियत किसकी थी, वो खत्म हो गई। 90 लाख थोड़ा ना मर गए थे, ठीक है, कुछ मरे हुए लोग थे, लेकिन पूरे 90 लाख थोड़ा ना मर गए थे। बहुत लोग थे जो लड़ रहे थे, हमारा नाम को हटा दिया, अंतिम समय तो उनका नाम नहीं जोड़ा गया। हाँ ठीक है, नहीं आपकी बात को मान लिया मैं। कुछ हद तक ऐसे भी तो पुराने वोटर थे, बहुत लोग शिकायत कर रहे थे, इस पे अभी नहीं आऊंगा मैं। एक चीज जो आपने कहा उसको मैं उठाना चाहता हूं, मरे हुए लोगों के नाम रह गए थे। नहीं, आखिर ये पूरा न्यायिक अधिकारी गए, सुप्रीम कोर्ट लगा, 74 लाख नाम तमिलनाडु में था, तो वहां हंगामा नहीं हुआ। नहीं, आपका क्या 90 लाख जो नाम पर सब मरे हुए लोग थे? लक्ष्मण जी नहीं था ना, बोल सकते नहीं, मृत थे, स्थानांतरित नहीं, मृत थे लोग, जो जगह छोड़ गए थे, जो 2 जगह नाम था, डुप्लीकेट थे, कुछ संदिग्ध थे, सब मिला के थे। नहीं, संख्या, एग्जैक्ट संख्या कार्तिक बत्रा बताएंगे शायद। इतने लोग थे जो इस बात की अपील किए हुए थे कि हमारे नाम क्यों काटे गए, लेकिन उनके नाम को आखिर तक नहीं जोड़ा किया गया। कार्तिक बत्रा एक रिसर्च इस पे डेटा भी रखे थे, मुझे याद है। कार्तिक संक्षिप्त में, पहले फेज में तकरीबन 60 लाख नाम हटाए गए थे, जो मृत, संदिग्ध, स्थानांतरित। उसके बाद जो 60 लाख हुए, उसमें से जब ये अपील में गए, और अपील में 32-33 लाख को वापस दे दिया गया एडजुडिकेशन, और 27 लाख को बोला गया नहीं। फिर कोर्ट ने 27 लाख को फिर से कहा आप अर्जी दीजिए, और चुनाव से 2 दिन पहले तक जितने भी लोग क्लियर होंगे वो वोट दे पाएंगे। कितने लोग क्लियर हो पाए? 500-600 गिनती के, क्योंकि वो आदेश बहुत देरी से आया था। तो अवधेश जी, आपका वैसे बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इस बात को माने कि तकरीबन 27 लाख लोग जो हैं वो आज की तारीख में एक ग्रे एरिया में हैं। उनकी अपील, एक सेकंड सर, उनकी अपील जो थी उसके लिए अभी वो कोर्ट वापस जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि उसमें से मेजॉरिटी या तो डिस्क्वालीफाई निकले या क्वालिफाई निकले। इस पर ना आप अभी जजमेंट दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं, पर वो मृत नहीं है, ना वो स्थानांतरित है। मैं एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। एक लाइन का मेरा उत्तर यह है कि जो 300 न्यायिक अधिकारी लगे थे उसमें, और उन लोगों ने उसमें से नाम निकाले और फाइनल किया। ये जो 27 लाख है, ये डलवाए गए हैं,
ये 27 लाख नाम लोग नहीं गए हैं, 27 लाख डलवाए गए हैं। इसमें से हो सकता है 2-3 लाख नाम हो जिन्हों के, लेकिन इतने बड़ा नाम नहीं है कि 27 लाख। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि डलवाए गए का क्या मतलब है, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल 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 डाले जाते हैं नाम, कहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, डलवाए गए 60 लाख की, तो वो भी फैसला आ जाएगा, वो भी फैसला आएगा, वो भी फैसला आएगा। बंगाल में फर्जी मतदाताओं की बड़ी संख्या रही है। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन इनको मृत स्थानांतरित फर्जी नहीं कह सकते हम। हालांकि इस आधार पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि एसआईआर जो है ये जीत की वजह बनी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि लोकतंत्र है, एक एक वोट की कीमत होती है, लोग विदेश से आते हैं, लोग दूसरे देश, दूसरे शहर से आता है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको मिसकोट नहीं कर रहा हूँ, ना तो अवधेश जी को मिसकोट कर रहा हूँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अगर एक वोट भी बचता है तो एक थोड़ा सा लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर थे जो अवधेश जी ने बहुत बखूबी बताए, बहुत सारे फैक्टर थे इस जीत के पीछे। लेकिन एक चीज जो अवधेश जी ने बोला, उससे मेरे मन में एक सवाल उठा कि क्या अब यहां से माना जाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली जो पॉलिटिक्स थी वो अब खत्म हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा टीएमसी के जो भी घोषणा पत्र आया उसका नाम भी रखा गया इश्तेहार, इस पर भी काफी ज्यादा विवाद उठा। तो अब ये सब चीजें लोग करना बंद कर देंगे, चाहे टीएमसी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, और अब एक दूसरे तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी आने वाले दिनों। इस पर चर्चा करूंगा, आप लोगों की राय लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, कहीं जाइएगा नहीं। इन राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों को कैसे देखा जाए? सज्जन कुमार सिंह, आप इससे पहले भी कई राज्यों में रहे हैं, लंबे लंबे समय तक चुनाव प्रचार को देखा है आपने और नतीजों का विश्लेषण किया है। क्या अब माना जाए, चूंकि इस चुनाव प्रचार में हम लोग देख रहे थे कि तुष्टीकरण या फिर पोलराइजेशन बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था, अब ये माना जाए कि इस चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया कि अब आने वाले दिनों आप अल्पसंख्यक वाली पॉलिटिक्स मत करिए, मुस्लिम को तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स मत करिए, डेड हिंदू वाली पॉलिटिक्स जो है सो एंटी हिंदू वाली पॉलिटिक्स मत करिए, अब वो चलने वाला है नहीं, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही बात है। सेक्युलरिज्म एक बहुत ही डेमोक्रेसी का सेंट्रल पिलर है, लेकिन व्यवहारिकता में, मैं सेक्युलरिज्म पे नहीं जा रहा हूं, मैं एंटी मुस्लिम वाली बात कर रहा हूं। मैं सेक्युलरिज्म मैं आ रहा हूं उस पे। जो सेक्युलर पार्टीज हैं, जब उसका ये मतलब हो जाता है कि यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू, तो फिर वो सेक्युलरिज्म का एक विकृत तरीका है, आप उसे डिस्टॉर्ट करके बताते हैं। ये धारणा में भी अब आप देखिए, बिल्कुल इमेज ट्रैप एक पैटर्न आप देखिएगा। केरला उसमें एक्सेप्शन है क्योंकि वहां पे आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है, नहीं तो इमेज ट्रैप आप देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली इमेज है, तो काउंटर कंसोलिडेशन। उसके बाद आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव एक समय के बाद, तो कोर वोट कैसे उनसे अलग होता है, वहां भी एक ध्रुवीकरण दूसरी तरफ हुई। वही असम में आप देखिए, इस बार ऐसा नहीं है कि लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत लोग थे जो बीजेपी से या हेमंत बिश्व शर्मा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन गौरव गोगोई और कांग्रेस इसको वहां पे मियां मुस्लिम से जोड़ के, वो एक इमेज ट्रैप है। अभी ममता बनर्जी के साथ भी क्या हुआ? सवाल यह है कि तमाम जो पार्टियां खुद को सेकुलर पार्टी कहती हैं, आप याद कीजिए, आप तो पत्रकार हैं, देखे होंगे जब 2017 का यूपी का चुनाव था, तो उसमें मायावती हर चुनावी रैली में कह रही थी कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया 403 से 3 सीट वाली में। अखिलेश उसमें 92-90 की बात बता रहे थे, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की किसने उनके लिए स्टैंड लिया। आप हर जगह ओवैसी, हुमायूं कबीर, नौशाद सिद्दीकी, ऐसे जो मुसलमानों के रहनुमा है, उससे कंपीट करके खुद को मुसलमानों का बेहतर रहनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये इस होड़ में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक प्रो मुस्लिम परस्त पार्टी की इमेज जमीन पे भी बनती है और भाजपा उसको भुनाती है। दूसरा क्या है कि भाजपा हर बार क्रिएट नहीं करती है, वो काउंटर कंसोलिडेशन की जमीन तैयार रहती है, भाजपा उसकी लाभार्थी भी बनती है। तो ऐसे समय में ये जरूर मान के चलिए कि सामाजिक तौर पे ये सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया में ये माना गया है कि आप मुसलमानों को तो यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को महिला बनाम पुरुष, ये जाति बनाम वो जाति, ग्रामीण बनाम शहरी, इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रैप अब दिखा रहा है कि जिस पार्टी की भी, चाहे हो या उसके बारे में धारणा हो, ये इमेज ट्रैप हो गई कि वो मुस्लिम परस्त है, चाहे हो या नहीं हो वो अलग बात है। उसके खिलाफ समाज में एक ध्रुवीकरण, बहुमत हिंदुओं का भी होना आसान होता है और भाजपा जैसी पार्टी के लिए जमीन और आसान हो जाती है। तो ये निश्चित तौर पे
मुस्लिम वोट के आधार पे ये तय करना कि आप चुनाव जीतेंगे, ये अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये एक नेशनल पैटर्न है। केरला अपवाद है क्योंकि वहां 27% मुस्लिम के साथ 18% क्रिश्चियन भी। जी वहाँ एक अलग इक्वेशन है। लेकिन शुभंकर, ये जो अभी कह रहे थे सज्जन जी कि यूनाइटेड मुस्लिम डिवाइडेड हिंदू वाला मामला अब रहेगा नहीं, आप उस इमेज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, वो अलग अलग चुनाव नतीजे ने बता दिया है। तो यहाँ से अब कौन सा समीकरण चलेगा? देखिए, भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो नाम हिंदुत्व का लेके सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद जातीय राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण बिल्कुल उसी दस्तूर से चलता रहता है जैसे पहले चलता है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हो जाए, उसमें कोई कमी नहीं आती। सिर्फ ये है कि भाजपा उसका हल्ला नहीं करती। कहीं से भी भाजपा के राज्य में अगले 5 साल तक आपको ऐसी कोई भी योजना जो मुस्लिम हितकारी योजना थी वो बंद होते हुए नहीं मिलेगी। यह मेरा आपको पक्का शर्त मैं लगा सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में अगले 5 साल में ऐसी कोई योजना बंद नहीं होगी। अलबत्ता कुछ और योजनाएं शुरू जरूर हो जाएंगी। दूसरा, नहीं, बिल्कुल सिर्फ बंदी नहीं हुई। दरअसल जो योजना शुरू की गई उसमें ऐसा नहीं प्रावधान किया गया कि जो हमारे वोटर नहीं उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना चला तो वहां भी मुस्लिमों को मिलेगा, सड़क बन रहा है, सब चल रहे हैं। तो हर योजना में मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबको उसमें भागीदार बनाया जाता है। नहीं लक्ष्मण, नहीं, यहाँ पे कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो खास करके एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके ही बनाई जाती है, जैसे मदरसा शिक्षक योजना हो गई, या फिर जिस तरीके से आपके कई सारी उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, इसको हम अलग से डिबेट करेंगे। वो मुझे याद है, लेकिन ये अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लक्ष्मण, मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है इन सब चीजों के अलावा, मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि जिस तरीके के बड़े बड़े वादे भाजपा ने किए हैं, क्या पश्चिम बंगाल भी बिहार और मध्य प्रदेश की राह पर चलने वाला है या पंजाब की राह पर चलने वाला है, जहां इनके पास पैसे नहीं बचेंगे। आप योजनाएं इतनी घोषित कर देते हैं और उन योजनाओं के लिए बजटिया आवंटन करने में आपकी हालत खराब हो जाती है और आपके पास कर्ज लेने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का, जिस मुद्दे पर बहुत चर्चा हुई। क्या भाजपा वाकई इस घुसपैठिए वाले मुद्दे को, क्योंकि अब भाजपा के पास कोई मौका नहीं बचा है, पहले वो बंगाल का नाम लेके घुसपैठियों के मुद्दे पर बच के निकलने की कोशिश करते थे, अब असम से लेके बंगाल हर जगह भाजपा है, तो उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा कि हमारे पास ये 800 किलोमीटर की जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है या इस तरीके का कोई और वो रास्ता निकाले। तो मैं इन मुद्दों दो मुद्दे आपने काफी इंपॉर्टेंट उठाए शुभंकर। एक तो घुसपैठिए का मुद्दा, दूसरा कि अगर तरक्की करना है तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करेंगे। कार्तिकेय, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी तीनों मेहमानों को पास जाऊंगा। घुसपैठ, क्या एक क्लियर स्ट्रांग मैसेज, स्ट्रांग कदम भाजपा उठाएगी अब यहां से घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर के आगे खत्म करने के लिए? देखिए, उठाना तो चाहिए, बट अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं तो सबसे पहले देखना चाहूंगा इनके मुख्यमंत्री की पसंद कौन होगी। अगर मुख्यमंत्री की पसंद दिल्ली की पसंद है कि दिल्ली से सरकार चलेगी तो एक अलग तरह की सरकार चलेगी, लेकिन अगर कोई लोकल स्ट्रांग लीडर को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो एक अलग तरह की सरकार चलेगी। मैं मानता हूं कि इस समय, जैसा कि आपको मैंने 2-3 बार कहा है, बंगाल एक आर्थिक रीसेट मांग रहा है और बहुत समय से मांग रहा है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ऐसा मुख्यमंत्री दे जो रीसेट वो कर पाए। हालांकि बीजेपी एक पिछले कुछ चुनावों से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो ओडिशा हो, चाहे वो राजस्थान हो, मुझे कोई बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। मैं आशा करता हूं कि मैं गलत साबित हूं। ऐसा क्यों? और एक ऐसा क्यों अवधेश जी? अगर आप अवधेश जी, ऐसा क्यों है? मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस देखिए और आप खुद समझ जाएंगे। ये तो डेटा पे भी है, हर सर्वे में दिखता है हमको। अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा अवधेश जी। और एक सवाल उन्होंने कहा कि बंगाल अब आर्थिक रीसेट मांगता है, और ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, दिल्ली के कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री बनता है या फिर वहां का लोकल मुख्यमंत्री बनता है। आपको क्या संकेत है, आपका असेसमेंट क्या कहता है अवधेश जी, संक्षिप्त में? फिर मैं जाऊंगा कौशिक जी के पास। देखिए, 3 विषय हैं। एक तो भाजपा ने स्वयं कहा है कि बंगाल के आर्थिक गौरव को पुराने स्थान पर ले जाना है, उसके लिए उन्होंने कुछ चुनाव के पहले कुछ घोषणाएं भी की हैं, तो लागू किया जाएगा। असल में क्या है कि जो व्यक्ति उपलब्ध है उसमें से जो नेतृत्व की पसंद होती है उसका चयन होता है। उस पर हम डिफर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना उपयोगी है, कितना नहीं है, लेकिन वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। कौन है आपके हिसाब से? प्रबल दावेदार कौन है?
शुभेंदु अधिकारी, सज्जन जी, ये तो सज्जन बहुत क्लियर है। शुभेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार, ये कोई सरप्राइज आएगा? मतलब माने जा रहे हैं, लेकिन वही है कि बीजेपी की नीति को देखते हुए दावा आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा लोग ऐसा मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया और इस बार भी काफी ऐसे। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं एक बार और कि इस बार शुभेंदु अधिकारी के अलावे अलग अलग जगह पे जाइए तो जैसे मिडिल क्लास जो भद्र लोग कहते हैं उसमें समीक भट्टाचार्य ज्यादा पहली पसंद होंगे। शुभेंदु अधिकारी इसलिए आएंगे कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, तो बंगाल में बटा हुआ है। लेकिन हाँ शुभेंदु अधिकारी पे अगर आप पूछे कि अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कुछ केवल घोषणा नहीं हुई थी, क्योंकि उसके कारण था कि बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, पार्टी के अंदर भी है, लेकिन वो माइंड में है कि यहाँ कौन हमारा नेतृत्व है या घोषित था। दूसरा देखिए 3 बातें आई हैं हमारे पास, एक घुसपैठी का आ गया है। अब 3 बातों का समय नहीं है सर, भारतीय जनता 3 बातों का समय नहीं है, 3 बातों का 1 मिनट का समय बचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफी इस चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा है, तो बीजेपी को दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाएंगे तो प्रश्न उठेगा। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण शुभंकर जी करे, भाजपा करती है, यानी मुसलमानों को भी विकास का अधिकार है और विकास की नीति उसके लिए जरूर बनेगी और बनानी भी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण जो है विकास नीति को नहीं बोलते हैं कि गंगा गो हत्या निषेध के। कार्तिक 15 सेकंड मैं बस ये कह रहा हूं सर, इंस्पिरेशन इसलिए नहीं आता कि जहां से मैं आता हूं दिल्ली में भाजपा ने पर्यावरण को लेके बहुत लंबे चौड़े दावे किए थे। 1.5 साल, अभी आज उनको 1 साल हो गया है, एक सीजन जा भी चुका है और हमने कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं देखी है इस मुद्दे पर। अगर मैं गलत कौशिक जी लास्ट में 30 सेकंड का समय है। कौशिक जी 30 सेकंड। उम्मीद तो कर रहे थे कि 1 मिनट देंगे आप हमें कम से कम, लेकिन 2 बातें हैं यहाँ जितने भी आप बोलते रहिए, डायरेक्टर साहब बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा आपको, बोलते रहिए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग विद्वान हैं। जीवन में पहली बार 50 साल से ज्यादा उम्र मेरी भी हो गई है, लेकिन जीवन में पहली बार हमने देखा कि इस बात पे रात ठानी जा रही है कि हमारे नंबर क्यों काट दिए, हमारे वोट क्यों काट दिए गए, नाम क्यों काट दिए गए। गांव में डुगडुगी बजा के हमने देखा है कि एक भी वोटर छूटने ना पाए, और यहाँ हम लोग बहस कर रहे हैं कि हमारे नाम काट दिए गए, उसके नाम काट दिए गए। दूसरी बात, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग मानेंगे कि एक तरफ टीएमसी की ममता बनर्जी और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम 10, 12, 15 राज्यों के मुख्यमंत्री, वो स्टार प्रचारक, कहां से टीएमसी सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और आप कह रहे हैं कि फिर एकदम साफ सुथरा सटीक बराबर बैलेंस के साथ 2024 में भी था, 2021 में भी था, तमाम केंद्रीय। अरे अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, बैलेंस कर लीजिए। नहीं ये सारे मंत्री 2024 में भी थे, 2021 में भी थे, 2019 में भी थे, 2016 में भी थे। सब समय ये सारे केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे थे और सारी साथ वैसे ही लगी हुई थी। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग शो को यहीं समाप्त करते हैं। शो का समय खत्म हो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।